प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आज हम 10-2 अर्थशास्त्र के पार्ट ए के चैप्टर नंबर 8 उत्पादन लागत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रत्येक फर्म वस्तुओं का उत्पादन करते समय उत्पादन के विभिन्न साधनों, कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग करती है। इन्हें आगत कहा जाता है और इन आगतों पर जो भी खर्च किया जाता है उसे उत्पादन लागत कहा जाता है। अर्थशास्त्र में लागत शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है, जैसा कि इस चित्र में स्पष्ट है। वास्तविक लागत, अवसर लागत, मौद्रिक लागत, स्पष्ट लागत और निहित लागत। आइए अब हम इन लागतों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। वास्तविक लागत, इसका प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया था। वास्तविक लागत वह लागत है जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा उनकी सेवाओं की पूर्ति करने में कष्ट, दुख, परेशानी आदि के रूप में उठानी पड़ती है। उदाहरण के लिए, एक किसान कई दिनों तक कड़ी मेहनत करके सब्जियां उत्पन्न करता है, तो यह कई दिनों का जो उसने कड़ा परिश्रम किया, यह उन सब्जियों को उगाने की वास्तविक लागत होगी। नेक्स्ट है अवसर लागत, जिसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहा जाता है। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो किसी साधन की अवसर लागत वह लागत है जिसका उस साधन को किसी एक कार्य में कार्यरत होने के फलस्वरूप दूसरे वैकल्पिक कार्य को नहीं कर पाने के कारण त्याग करना पड़ता है। इसे हम इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक किसान एक खेत में गेहूं और चना दोनों फसलें पैदा कर सकता है। यदि किसान केवल गेहूं का ही उत्पादन करता है तो उसे चने का त्याग करना पड़ेगा। यदि चने की त्याग की जाने वाली मात्रा की कीमत 1000 रुपये है तो गेहूं की अवसर लागत 1000 रुपये होगी। अर्थात चने की वह कीमत जिसका उत्पादक को गेहूं पैदा करने के लिए त्याग करना है, वह गेहूं की अवसर लागत कहलाएगी। नेक्स्ट है स्पष्ट लागत। एक फर्म द्वारा किए जाने वाले वे सभी खर्चे जिनका भुगतान दूसरों को किया जाता है, स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। जैसे मजदूरी, कच्चे माल के लिए किया जाने वाला भुगतान, ऋणों पर दिया जाने वाला ब्याज, घिसावट पर किया जाने वाला खर्च, ये सभी स्पष्ट लागतों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है निहित लागतें। उत्पादन की निहित लागतें
स्वयं के स्वामित्व एवं स्वयं के द्वारा लगाए गए साधनों की लागतें हैं। उद्यमी की अपनी भूमि का लगान, अपनी पूंजी का ब्याज, अपने श्रम की मजदूरी, उद्यमी के अपने कार्य के लिए मिलने वाले सामान्य लाभ, ये सभी निहित लागतों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है मौद्रिक लागत। किसी वस्तु का उत्पादन और बिक्री करने के लिए मुद्रा के रूप में जो धन खर्च करना पड़ता है, उसे उस वस्तु की मौद्रिक लागत कहा जाता है। उदाहरण के लिए 100 मोबाइल फ़ोन का उत्पादन करने की लागत 10 लाख रुपए है, तो ये 10 लाख रुपए 100 मोबाइल फ़ोन की मौद्रिक लागत कही जाएगी। मौद्रिक लागत में कच्चे माल की कीमत, ब्याज, लगान, मजदूरी, बिजली, घिसावट, बीमा, पैकिंग, विज्ञापन, ट्रांसपोर्ट आदि पर किए जाने वाला खर्च और सामान्य लाभ शामिल होते हैं। मौद्रिक उत्पादन लागत 3 प्रकार की होती है। कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट, औसत लागत एवरेज कॉस्ट और सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट। आइए अब हम कुल लागत के बारे में जानें। किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कुल धन खर्च करना पड़ता है, उसे कुल लागत कहा जाता है। अल्पकाल में कुल लागत 2 प्रकार की होती है, बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत। बंधी लागत, इसे स्थिर, अचल या पूरक लागत भी कहा जाता है। यह वह लागत है जिसमें उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन चाहे अधिक हो, चाहे कम हो, चाहे शून्य हो, बंधी लागत स्थिर ही रहती है। इसे हम आगे दी गई तालिका और चित्र की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन आने पर बंधी लागतों में कोई अंतर नहीं आता है। उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर भी बंधी लागत ₹10 ही है। यदि उत्पादन की मात्रा बढ़कर 8 इकाइयाँ हो गई है, तो भी बंधी लागत ₹10 ही है। इस चित्र में OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा और OY पर लागत को दर्शाया गया है। FC रेखा बंधी लागतों को प्रकट कर रही है। यह रेखा OX अक्ष के समांतर है। इससे स्पष्ट होता है कि लागत स्थिर ही रहेगी, भले ही उत्पादन कम हो जाए, अधिक हो जाए या शून्य हो जाए। परिवर्तनशील लागत को चल, प्रमुख,
या घटती बढ़ती लागत भी कहा जाता है। यह वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती है। उत्पादन के कम होने पर ये लागतें कम हो जाती हैं, उत्पादन के बढ़ने पर ये लागतें बढ़ जाती हैं और उत्पादन के शून्य होने पर ये लागतें शून्य हो जाती हैं। इन्हें हम आगे दी गई तालिका और चित्र की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है, परिवर्तनशील लागतें भी बढ़ रही हैं। जिस समय उत्पादन शून्य है, उस समय भी परिवर्तनशील लागत शून्य है। इसके विपरीत जब उत्पादन बढ़कर 8 इकाइयाँ हो गया है तो परिवर्तनशील लागत भी बढ़कर 62 रुपये हो गई है। इस चित्र में OX अक्ष पर उत्पादन की इकाइयों तथा OY पर लागत को प्रकट किया गया है। VC परिवर्तनशील लागत वक्र है। यह वक्र ऊपर की ओर उठ रही है, जिससे कि ये स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है, परिवर्तनशील लागत भी बढ़ रही है। आइए अब हम बंधी और परिवर्तनशील लागत में अंतर के बारे में जानें। बंधी लागत वह लागत होती है जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उत्पादन शून्य हो, अधिक हो या कम हो, बंधी लागत स्थिर ही रहती हैं। इसके उदाहरण हैं किराया, स्थायी कर्मचारियों का वेतन, लाइसेंस फीस इत्यादि। जबकि परिवर्तनशील लागत वह लागत होती है जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के साथ परिवर्तन होता है। उत्पादन शून्य होने पर परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं, कम होने पर कम हो जाती हैं और बढ़ने पर बढ़ जाती हैं। इसके उदाहरण हैं कच्चे माल की लागत, अस्थायी कर्मचारियों का वेतन, बिजली का व्यय इत्यादि। अल्पकालीन कुल लागत बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत का जोड़ है, अर्थात TC = FC + VC। इसे हम आगे दी गई तालिका और चित्र की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। इस तालिका से स्पष्ट है कि कुल लागत का अनुमान बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत के जोड़ द्वारा लगाया जा सकता है। उत्पादन की मात्रा के बढ़ने के साथ कुल लागत भी बढ़ती जा रही है। जब उत्पादन शून्य है तब कुल लागत 10 + 0 अर्थात 10 रुपये है। जब उत्पादन बढ़कर 8 इकाइयाँ हो गया है तो कुल लागत 10 + 62 अर्थात 72 रुपये हो गया है। कुल लागत, बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत के संबंध को इस चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। इस चित्र में OX अक्ष पर उत्पादन की इकाइयों और OY अक्ष पर लागत को दर्शाया गया है। FC बंधी लागत वक्र है, VC परिवर्तनशील लागत वक्र है और TC कुल लागत वक्र है। कुल लागत वक्र TC FC और VC के जोड़ को प्रकट कर रहा है। कुल लागत और परिवर्तनशील लागत का अंतर समान है, यह बंधी लागत के बराबर है। इसलिए कुल लागत वक्र तथा परिवर्तनशील लागत वक्र
के मध्य में सदैव बराबर का फासला रहता है। इसलिए दोनों वक्र TC और VC एक दूसरे के समांतर हैं और TC वक्र हमेशा VC वक्र के ऊपर ही रहता है।